नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जोशी स्वागत करता हूं आपका हमारे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग कोर्स के नेक्स्ट लेक्चर में। हमने आपको एनुअल रिपोर्ट्स वाले लेक्चर में बताया था कि अगर आपको एक कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में जानना है तो आपको उसकी एनुअल रिपोर्ट को पढ़ना चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे एडिशनल सोर्सेज होते हैं जहां से आप किसी कंपनी के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो इस लेक्चर में मैं आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन सोर्सेज के बारे में बताऊंगा जिससे आपके लिए स्टॉक्स पर रिसर्च करना इजी हो जाएगा। तो चलिए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला सोर्स है ब्रोकर्स की रिसर्च रिपोर्ट पढ़ना। जनरली जो फुल टाइम ब्रोकर कंपनीज होती हैं वो टाइम टू टाइम किसी ना किसी कंपनी पर अपनी रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश करती रहती है। हालांकि उसमें बाय एंड सेल टारगेट्स होते हैं जिसको आपको उतना सीरियसली कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस रेटिंग को देने के पीछे का जो रीजन बताया जाता है ना, उसको आपको गौर से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इन रिसर्च रिपोर्ट्स में बहुत ज्यादा डीप एनालिसिस किया होता है जिससे आपको बहुत सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल सकती है। और इन्हें पढ़ने के बाद कई बार हो सकता है कि आपका उस कंपनी के बारे में पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाए। इसके अलावा इन रिपोर्ट्स में बहुत सारे एडिशनल मैट्रिक्स भी दिए हुए रहते हैं जिसको पढ़कर भी आप उस कंपनी के बारे में डीपर अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। ये रिपोर्ट्स आप गूगल में सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक रिसर्च रिपोर्ट है जो कि जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज ने आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर पब्लिश की है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि कंपनी की जो ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम इनकम है वो क्रॉप सेगमेंट के लोअर कंट्रीब्यूशन के चलते ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 7.6% घट गई है। अब ये जो मैट्रिक है ये एक बहुत ही इंडस्ट्री स्पेसिफिक मैट्रिक है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है। इसकी नेक्स्ट लाइन में लिखा है कि इसका जो कंबाइंड रेशियो है वो 100% से भी ऊपर चला गया है। कंबाइंड रेशियो कंपनी का ऑपरेशनल एक्सपेंस रेशियो है, इसका बढ़ना एक नेगेटिव साइन होता है। और अगर कंबाइंड रेशियो 100 के ऊपर है तो इसका मतलब है कि कंपनी को बिजनेस ऑपरेशन से लॉस हुआ है। और इसका वन ऑफ द मेन रीजन भी यहाँ पे बताया गया है जो कि फानी साइक्लोन रहा है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में लिखा है कि इनका जो एजेंट नेटवर्क है वो स्ट्रांग हुआ है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। ये सभी बहुत ही ग्रैन्युलर इंफॉर्मेशन है जिसके बेसिस पर आप स्टॉक्स में डीप डाइव कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो सेकंड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो है इंटरनेशनल एजेंसीज की रिपोर्ट पढ़ना। इंडियन ब्रोकर्स के अलावा कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट फर्म्स जैसे गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन और मॉर्गन स्टैनली भी स्टॉक्स के बारे में रिसर्च रिपोर्ट्स निकालते हैं। तो इसमें भी आपको कई बार इकोनॉमी स्पेसिफिक स्टॉक्स के बारे में काफी डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। इसके बाद थर्ड तरीका है क्रेडिट रिपोर्ट्स पढ़ना। जब भी कोई कंपनी लोन लेने जाती है तो उसे सबसे पहले क्रेडिट रेटिंग लेनी पड़ती है, और क्रेडिट रेटिंग लेने के लिए कंपनी को अपनी सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है जो कि शायद कंपनी मार्केट में कभी डिस्क्लोज नहीं करती। तो इन्हें पढ़कर आप बहुत प्रिविलेज्ड इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने आपको फिक्स्ड इनकम वाले लेक्चर में भी बताया था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उषा मार्टिन के स्टॉक को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इस स्टॉक ने पिछले 5 साल में ऑलमोस्ट 900% के रिटर्न्स दिए हैं। मतलब इसने पिछले 5 साल में पैसे को 10 गुना किया है, जिसका मेन रीजन रहा है कि कंपनी ने अपना जो डेट है उसको बहुत ज्यादा कम कर दिया है। अब इसको ध्यान में रखते हुए अगर आप इसकी पुरानी क्रेडिट रिपोर्ट पढ़ोगे तो आपको इसकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे अगर इंडिया रेटिंग्स की रिपोर्ट को देखें तो इन्होंने इसका आउटलुक नेगेटिव से स्टेबल कर दिया है, और ऐसा करने के पीछे उन्होंने कई सारे रीजंस दिए हैं, जैसे इनके एबिटा मार्जिन में एक्सपेक्टेड से हायर इंप्रूवमेंट होना, क्रेडिट मैट्रिक्स में भी इंप्रूवमेंट हो रहा, और अपने एक बिजनेस डिवीजन को टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट को सेल करना। और इसके बाद जो हमारा फोर्थ एंड लास्ट एडिशनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो है स्क्रीनर का यूज करना। बट यहाँ पर मैं नॉर्मली स्क्रीनर का यूज करने की बात नहीं कर रहा हूँ। दरअसल स्क्रीनर में एक बहुत ही हिडन फीचर होता है जिसमें अगर आप अपनी फेवरेट पीएमएस यानी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस का नाम लिखकर सर्च करोगे तो उनके अगर किसी रिप्रेजेंटेटिव ने किसी भी कंपनी की अर्निंग कॉल में जाकर उनकी मैनेजमेंट से सवाल पूछा होगा तो आपको उस स्टॉक के बारे में डिटेल पता चल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्क्रीनर में जाकर मार्सेलस, जो कि एक बहुत ही फेमस पीएमएस है, उसका नाम लिखकर सर्च करते हैं तो हमें बहुत सारे स्टॉक्स का नाम नजर आता है, जैसे विजय डायग्नोस्टिक, टार्सन प्रोडक्ट्स, इमामी और लक्ष्मी ऑर्गेनिक लिमिटेड। तो इसका मतलब यह है कि मार्सेलस के किसी ना किसी रिप्रेजेंटेटिव ने इनके अर्निंग कॉल में जाकर क्वेश्चन पूछा होगा। तो उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा था,
फिर मैनेजमेंट ने क्या रिप्लाई किया था, इससे भी आपको कंपनी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। इसके साथ साथ ही हमें यहाँ से ये भी पता चल सकता है कि ये पर्टिकुलर पीएमएस कौन से स्टॉक में इंटरेस्टेड है। तो आप भी उस स्टॉक में अपनी रिसर्च कर सकते हैं और अगर आपको लगता है कि वो स्टॉक अच्छा है तो आप उसमें इन्वेस्ट करके पैसे कमा सकते हैं। तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जोशी स्वागत करता हूं आपका हमारे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग कोर्स के नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हम आपको प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनीज के बारे में सिखाएंगे। तो चलिए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जब मैंने आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना सिखाया था तब मैंने आपको कहा था कि आपको हमेशा कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग देखने के बाद ही स्टॉक को खरीदना चाहिए, और अगर किसी स्टॉक में प्रमोटर्स की होल्डिंग कम है तो वो एक नेगेटिव साइन है। लेकिन अगर आप HDFC, ITC और ICICI बैंक को देखेंगे तो उसमें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 0% है, बट फिर भी ये इंडिया की टॉप कंपनीज में आती हैं और इवन इन सभी स्टॉक्स ने पास्ट में मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं। तो फिर हमने जो आपको प्रमोटर्स होल्डिंग देखने का रूल बताया था वो गलत था या फिर ये कंपनीज ही खराब हैं? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सभी प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनीज हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बेसिस पर कंपनी को दो तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। एक है प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनीज और दूसरी है प्रमोटर ओन्ड एंड मैनेज्ड कंपनीज। तो जो प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनीज होती है ना, उसमें जो इंडस्ट्री के टॉप प्रोफेशनल्स हैं वो CEO और CFO जैसी पोजीशन में रहते हैं और वही कंपनी के डे टू डे ऑपरेशन से लेकर जो बड़े बड़े डिसीजन हैं जैसे कि मर्जर, एक्विजिशन या फिर जो फ्यूचर प्लान्स हैं उनके बारे में डिसीजन लेते हैं। इसमें ज्यादातर केस में जो प्रमोटर्स हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में चेयरमैन की पोजीशन में तो होते हैं। फ्यूचर ग्रोथ के प्लान्स भी उनकी तरफ से आते हैं, लेकिन जो बिजनेस रन करने के लिए डेली ऑपरेशंस होते हैं उनमें वो भाग नहीं लेते हैं। अगर प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनीज के एग्जांपल की बात करें तो इसमें टाटा ग्रुप की कंपनीज, HDFC ग्रुप, ITC, लार्सन एंड टर्बो, हिंदुस्तान यूनिलीवर और नेस्ले जैसी कंपनीज आती हैं। और वहीं जो प्रमोटर ओन्ड कंपनीज होती हैं उसमें जो प्रमोटर्स और उनके फैमिली मेंबर्स हैं वही CEO और CFO जैसी पोजीशन में होते हैं और वही कंपनी के डे टू डे ऑपरेशन से लेकर सभी बड़े डिसीजन लेते हैं। प्रमोटर ओन्ड कंपनीज के एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज और HCL टेक जैसी कंपनीज आती हैं। यहाँ पर क्लियर कर दूं कि ये जरूरी नहीं है कि प्रमोटर की होल्डिंग 0 होगी तभी कंपनी प्रोफेशनली मैनेज्ड होगी। कुछ ऐसी कंपनीज भी होती हैं जिसमें प्रमोटर्स की अच्छी खासी होल्डिंग है लेकिन उसके बाद भी वो प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनीज हैं। फॉर एग्जांपल एशियन पेंट्स और पिडीलाइट में प्रमोटर्स की होल्डिंग 50% से ज्यादा है लेकिन फिर भी वो प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है। तो एक कंपनी प्रोफेशनली मैनेज्ड है या नहीं ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसको प्रमोटर्स मैनेज कर रहे हैं या फिर प्रोफेशनल मैनेज कर रहे हैं। अब देखो, जिस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग ज्यादा होती है वो एक पॉजिटिव साइन है, ऐसा तो हमने आपको बताया ही है। लेकिन जिस कंपनी को प्रोफेशनल मैनेज कर रहे होते हैं उसके भी कुछ एडवांटेजेस होते हैं। तो चलिए अब उसके बारे में जान लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला एडवांटेज है कि प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनीज में जो CEO और CFO होते हैं वो क्योंकि प्रोफेशनल्स हैं तो उन्हें जिस सेक्टर में वो कंपनी काम कर रही है उसका पूरा एक्सपीरियंस होता है और इसके साथ ही उन्हें बिजनेस को रन करने का भी एक्सपीरियंस होता है। जैसे अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को रन करते हो तो हो सकता है कि आपको मैन्युफैक्चरिंग के बारे में तो पता हो लेकिन आपको कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को मेंटेन करना ना आता हो, जिससे आप कंपनी में ज्यादा डेट लें और फिर कंपनी को रन करने में प्रॉब्लम आए। जबकि जिस कंपनी को प्रोफेशनल्स मैनेज कर रहे होते हैं उन्हें क्योंकि एक्सपीरियंस होता है तो ऐसे में प्रोफेशनल्स बहुत काम आते हैं। दूसरा, जब भी कंपनी का साइज बड़ा हो जाता है तब कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट बनना शुरू हो जाते हैं और कई बार इनमें कम्युनिकेशन गैप बन जाता है। तो प्रोफेशनल्स इस गैप को ठीक करके कंपनी के प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। तीसरा, एज अ प्रमोटर जब आप अपनी कंपनी को रन करते हो तो हो सकता है कि आप कई बार इमोशनल डिसीजन लो। ऑन द अदर हैंड, क्योंकि प्रोफेशनल्स के पास इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होता है इसलिए वो ज्यादातर रैशनल डिसीजन लेते हैं। और फोर्थ, कई बार देखा गया है कि जो प्रमोटर्स मैनेज्ड कंपनीज होती हैं वो फर्स्ट जनरेशन तक तो ठीक ठाक चलती हैं लेकिन थर्ड और फोर्थ जनरेशन आते आते बहुत सारे कजन्स आपस में लड़ाई करने लगते हैं जिससे कंपनी डिवाइड हो जाती है। जबकि प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनीज में ये प्रॉब्लम होने के चांसेस कम होते हैं।
तो ये कुछ प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनीज के एडवांटेजेस हैं, लेकिन इसके काफी सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो चलिए अब उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इसका सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि अगर कंपनी में फर्स्ट जनरेशन प्रमोटर्स होते हैं तो उनके अंदर भूख होती है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की। इवन ज्यादातर सक्सेसफुल कंपनीज जो आप आज के टाइम पर देखते हैं, जैसे कि एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, या इंडियन एग्जांपल ले तो रिलायंस, एचडीएफसी ग्रुप, एशियन पेंट्स, इन्फोसिस, इन सारी ही कंपनीज में फर्स्ट जनरेशन में प्रमोटर्स थे जिन्होंने अपनी कंपनी को एक्सपैंड करने में बहुत ज्यादा मेहनत की। जबकि अगर ऐसी कंपनीज में प्रोफेशनली मैनेज लोग ही शुरुआत से रहते तो शायद वो इन कंपनीज को यहाँ तक नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि उनके अंदर वो विल पावर नहीं होती बिजनेस को एक्सपैंड करने की। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि जो छोटे साइज की प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनीज होती हैं उनमें ज्यादातर देखा गया है कि कई बार मैनेजमेंट की जो सैलरी है वो उनकी परफॉर्मेंस से लिंक्ड नहीं होती है, जिस वजह से मैनेजमेंट बिजनेस को ग्रो करने में एफर्ट्स नहीं डालती है। इसका एक एग्जांपल है सेंचुरी टाइल्स। 2011 से 2015 के बीच में ये कंपनी प्रॉफिट से लॉस की तरफ चली गई, जबकि इसी टाइम फ्रेम में कंपनी लोन लेकर डिविडेंड दे रही थी और उस टाइम पीरियड में उसके जो होल टाइम डायरेक्टर थे उनकी सैलरी को भी बढ़ाकर 23% कर दिया गया था, जिससे कंपनी को रन करना मुश्किल हो गया था। इसके बाद इसका तीसरा डिसएडवांटेज यह है कि कई बार देखा गया है कि जो प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनीज होती हैं उनमें जो ईसॉप यानी एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शंस प्लान होता है, जो कि एक तरीका होता है एम्प्लॉइज को कंपनी के शेयर्स मार्केट रेट से सस्ते में देकर रिवॉर्ड करने का। इसमें जो प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनीज होती हैं उनमें कई बार शेयर्स इतने सस्ते में दिए जाते हैं कि ये शेयर होल्डर्स के लिए अनफेयर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अशोक लेलैंड की 2019 की एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने सीनियर मैनेजमेंट पर्सन को, लाइक जो सीईओ होते हैं, उनको 10 लाख शेयर्स ₹1 के रेट पर ग्रांट कर दिए थे, जबकि बाकी एम्प्लॉइज को ये ईसॉप 80 से ₹109 के रेट पर ग्रांट किए जा रहे थे, जो कि रिटेल शेयर होल्डर्स के साथ साथ बाकी एम्प्लॉइज के लिए भी अनफेयर था। इवन ऐसे टाइम पर कंपनी की परफॉर्मेंस भी खराब हो रही थी, तो ना तो इनके इंसेंटिव परफॉर्मेंस से रिलेटेड थे और ना ही ये प्रोसेस फेयर था। इसके बाद फोर्थ डिसएडवांटेज ये है कि जो प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनीज होती है ना, उनमें हमारे अकॉर्डिंग फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें प्रोफेशनल्स होते हैं तो वो फ्रॉड करने के सभी लूप होल्स जानते हैं। इसके साथ ही क्योंकि वो कंपनी से इमोशनली कनेक्टेड नहीं होते हैं, तो इसलिए वो प्रोफेशनल्स कई बार कंपनी से ज्यादा अपने बेनिफिट्स के लिए काम करते हैं। लाइक आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ चंदा कोचर के बारे में मैंने आपको बताया ही था। इसके अलावा एनएससी की फॉर्मर सीईओ चित्रा रामाकृष्णन को भी कुछ फ्रॉड्स के आरोप में सीबीआई ने अरेस्ट किया था। यहाँ पर क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि सभी प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनीज में फ्रॉड होते हैं और प्रमोटर मैनेज्ड कंपनीज में नहीं होते हैं। प्रमोटर मैनेज्ड कंपनीज में भी फ्रॉड होते हैं, जैसे सत्यम कंप्यूटर्स और यस बैंक के केस में हमने देखा था, लेकिन जो प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनीज होती हैं उनमें फ्रॉड होने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। और लास्ट डिसएडवांटेज यह है कि कई बार प्रोफेशनल्स कुछ लूप होल्स का यूज करके, जैसे सस्ते में ईसॉप खरीदकर कंपनी में अपनी होल्डिंग को बढ़ाना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपने रिलेटिव्स को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाना जैसे तरीकों से खुद ही प्रमोटर बनने की कोशिश करते हैं, जिससे प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनीज को सफर करना पड़ सकता है। तो ये कुछ प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनीज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। तो अब आते हैं मेन क्वेश्चन पर कि मान लो अगर किसी कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग कम है, लेकिन वो एक प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है, तो क्या हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं? तो देखो, अगर कोई स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनी है और उसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग कम होने की वजह से उसको प्रोफेशनल्स मैनेज कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन अगर कोई वेल नोन लार्ज कैप कंपनी है और उसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग कम होने की वजह से उसको प्रोफेशनल्स मैनेज कर रहे हैं, तो सिर्फ प्रमोटर की होल्डिंग कम होने की वजह से आप उसे रिजेक्ट मत कीजिए। यहाँ पर आपको जो प्रोफेशनल्स उस कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, वो प्रोफेशनल्स पहले कौन सी कंपनी को मैनेज कर रहे थे, वहां उनके अचीवमेंट्स क्या थे, इन सब फैक्टर को कंसीडर करने के बाद ही डिसीजन लेना चाहिए। और ये सिर्फ प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनीज की बात नहीं है, अगर किसी कंपनी को प्रोमोटर्स भी मैनेज कर रहे हैं तब भी आपको उसकी मैनेजमेंट का एनालिसिस करना ही चाहिए। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जोशी स्वागत करता हूं आपका हमारे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग कोर्स के नेक्स्ट लेक्चर में। आपको ये तो बहुत सारे लोग बताएंगे कि कौन से स्टॉक को खरीदना चाहिए, लेकिन कौन से स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए ये बहुत कम ही लोग बता